बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट आया। पहले आप ये ज़रा थोड़ा सा स्टेटमेंट सुन लें ताकि मैं हकायक आपके सामने रखूँ। ये कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। उन्होंने कहा जी, मशरिक़ वस्ता जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुंचाया है। यानी शहबाज शरीफ साहब ये बता रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें ठीक कर ली थी और पाकिस्तान जो है वो बेहतर ट्रैक पे चला गया था। हमारी जो 2 साल की कोशिशें थी मुश्तरका, जब मुश्तरका कहते हैं तो वो फील्ड मार्शल को अपने साथ शामिल करते हैं कि हमने जो कुछ भी किया उसको नुकसान पहुंचा। तो रिकॉर्ड जरा थोड़ा सीधा कर लें। एक तो ये है कि ऐसा बयान ना बांग्लादेश ने दिया, ना इंडिया ने दिया, ना श्रीलंका ने दिया, ना अफगानिस्तान ने दिया। खित्ते में किसी मुल्क ने यह नहीं कहा कि इस जंग ने हमें नुकसान पहुंचाया। हालांकि इन तमाम ममालिक ने अपने लोगों को जंग के दौरान रिलीफ दिया, यानी अपनी टैक्सेस को कम किया ताकि लोगों के ऊपर बोझ कम से कम पड़े, जबकि पाकिस्तान ने इसका उलट किया। ये जंग शुरू होने से पहले ये इस तरह बात कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही थी और उन्होंने हालात को बहुत बेहतर कर दिया था। कुछ चीजें रिकॉर्ड के ऊपर सीधी कर लेते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में इन्होंने सारा कुछ जंग पे डाल देना है। जब ये जबरदस्ती रिजीम चेंज ऑपरेशन करके इक्तदार में आए थे तो ये हर चीज इमरान खान पे डाल रहे थे। हालांकि आदादो शुमार ये बता रहे थे कि इमरान खान के दौर में हालात बहुत बेहतर थे। आज इनके अपने साथी, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हैं, चाहे वो मोहम्मद जुबैर हैं, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो गवाही देते हैं कि इमरान खान के दौर में हालात बहुत बेहतर थे। असल तबाही इन्होंने आने के बाद फेरी है। ये पहले इमरान खान पे डालते रहे, बाद में इनको 9 मई मिल गया। फिर इन्होंने अपनी हर परेशानी, अपनी हर बुराई, अपनी हर नाराजगी और नकम्मापन 9 मई के पीछे छुपाना शुरू कर दिया। ये जो बुरा करते थे, जो तबाही फेरते थे, 9 मई के पीछे जाकर छुप जाते थे। और अब इन्हें छुपने के लिए खित्ते के अंदर एक छोटी सी जंग मिल गई है। छोटी जंग इसलिए कह रहा हूं कि ये ईरान और अमेरिका के बीच में ना, हमारा तो लेना देना ही कोई नहीं है इसमें। अब ये हर चीज, हर तबाही को उसके पीछे छुपा रहे हैं, ऐसे जैसे बहुत बड़ा माशी नुकसान हो गया हो। दुनिया में किसी भी मुल्क ने इस जंग से इतना मुनाफा नहीं कमाया जितना पाकिस्तान की हुकूमत ने कमाया। दुनिया भर के ममालिक ने अपने लोगों को सब्सिडीज दी हैं। दुनिया भर के ममालिक ने अपने टैक्सेस को कम किया है। दुनिया भर के ममालिक ने अपने कौमी खजाने में बोझ डाला और लोगों को रिलीफ दिया है। जबकि पाकिस्तान इस जंग के दौरान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने लोगों की जेबें काटी हैं। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हमने बढ़ाई, सबसे ज्यादा टैक्सेस हमने लगाए, बिजली और गैस की कीमतें हमने बढ़ाई। तो पाकिस्तान ने जो कुछ इस जंग के नाम पे किया और इस जंग के बहाने जो कुछ पाकिस्तानी अवाम के साथ किया, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं मिलती। तो इन्होंने तो जंग से मुनाफा कमाया। ये कैसे कह सकते हैं कि जंग ने तबाही फेर दी मईशत की? तो ये एक नया इनको हथियार मिल गया है। एक तरफ इन्होंने जेबें भरी, अवाम की जेबें काटी, और दूसरी तरफ अवाम पे ही एहसान चढ़ा रहे हैं कि हम पता नहीं क्या करने वाले थे। जंग से पहले हालात क्या थे जरा ये देख लें आप। जो गुर्बत और बेरोजगारी है उसके रिकॉर्ड जंग शुरू होने से पहले टूट चुके थे। महंगाई अपने उरूज पर थी। मईशत जंग शुरू होने से पहले ही तबाह हो चुकी थी। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी थी जंग शुरू होने से पहले, और जंग शुरू होने के बाद तो इन्होंने बिल्कुल ही तबाही फेर दी। सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर जंग शुरू होने से पहले ही आ चुकी थी। तरक्याती प्रोग्राम और जितने भी बड़े बड़े मंसूबे हैं पाकिस्तान में, वो जंग शुरू होने से पहले ही इन्होंने बंद कर दिए हुए थे। एक्सपोर्ट्स लगातार गिर रही थी और मालियाती खसारा पाकिस्तान का बढ़ रहा था। ये जंग शुरू होने से पहले की मैं आपको बातें बता रहा हूं। तो जो इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ किया वो ऐसा ये अब फील करवा रहे हैं जैसे 2 महीने पहले पाकिस्तान बिल्कुल ठीक था और ये जंग की वजह से पता नहीं कितनी तबाही होगी। हालांकि जंग की वजह से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, इन्होंने अवाम का खून निचोड़ा है जंग की वजह से, और जंग के बहाने इन्होंने लोगों की जेबों से वो माल निकलवाया है जो नॉर्मल हालात में ये निकलवाते तो लोग इनके गले पड़ जाते। इन्होंने जंग को भी अपने लिए कमाई का एक जरिया बनाया। अपोजिशन ने इसके ऊपर एक पोजीशन ली है। पहली मर्तबा अपोजिशन जो है वो अपोजिशन वाला काम करने जा रही है। थोड़ा सा उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। मोहम्मद जुबैर और बाकी अपोजिशन के लोग सब बैठे थे, तो इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को 4 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये बहुत लंबा अरसा होता है। अली परवेज मलिक बार बार आते हैं और 70 साल की बात करते हैं कि जनाब फलानी नाकामी हो गई, फलानी नाकामी हो गई। ये अब नाकामियों का एतराफ करना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से अपोजिशन एक वाइट पेपर जारी करने जा रही है जिसमें यह बताया जाएगा कि 10 शोबों में किस तरीके से तबाही आई पाकिस्तान में। इसमें एनर्जी का शोबा भी होगा, मईशत का होगा, रेमिटेंसेस का होगा, एक्सपोर्ट्स का होगा, जो जो शोबे हैं, किसानों का एक पूरा शोबा है, ज़राअत का वो है, उस पर बात करेंगे। इंडस्ट्री कैसे पाकिस्तान में तबाह हुई, इस पर बात करेंगे। फिर इस पर भी बात की जाएगी कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर चली गई। वो बैनुल अक़वामी कंपनियां जिस जिस मुल्क में होती हैं वहां पे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और लोग वहां पे सरमायाकारी करते हैं। लेकिन ये जो बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं ये सारी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, इनके बड़े ताल्लुकात होते हैं और ये एक दूसरे को स्टडी करते रहते हैं। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान से भाग गई अपना सरमाया लेकर,
तो बाकी कंपनियों को भी कान हो गया कि इस मुल्क के अंदर से सारे भाग रहे हैं, तो यहाँ पे सरमायाकारी नहीं करनी चाहिए। लिहाजा ये सारी चीजें, कुछ 10 चीजों के ऊपर कैसे 10 शोबों को मौजूदा हुक्मरानों ने तबाह बर्बाद कर दिया, इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर अपोजिशन जारी करने जा रही है। अच्छी बात है, कम से कम ये काम तो करना चाहिए। हुकूमत की जो हालत है ना वो ये है कि, यानी अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, ये जियो न्यूज के ऊपर खबर आई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों का जो तबादला था उसमें जनाब एक झटका लगा तबादला में दिलचस्पी रखने वाले हलकों को, और पीपल्स पार्टी के दबाव की वजह से 2 जजों का ट्रांसफर फिलहाल नहीं किया गया। आप अंदाजा करें कि पीपल्स पार्टी के दबाव की वजह से जो 5 जजेस निकालने थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पीपल्स पार्टी ने 2 रुकवा लिए। अब जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग भी ऐसे हो रही है जैसे एसएचओ की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, जैसे कोई पुलिस वाला ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, कोई छोटा मोटा ब्यूरोक्रेट, कोई सेक्शन ऑफिसर, यानी छोटे छोटे अस्पताल का एमएस है वो ट्रांसफर हो गया। अब इस तरीके से जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। जजों को ये सोचना चाहिए कि वो कहां पे आकर खड़े हो गए और क्या दुर्गत उनकी बना दी है मौजूदा निजाम ने आईनी तरामीम कर करके। और देखें, जजों को ये भुगतना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जजों ने मौके पर इंसाफ नहीं किया, अब उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। यही जजेस अगर खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में नाइंसाफियों के खिलाफ, यही जजेस अगर ट्रिब्यूनल्स में फैसले देते, यही जजेस अगर जाली फॉर्म 47 को रद्द कर देते, तो ये आईनी तरामीम हो ही नहीं सकती। और अगर ये आईनी तरामीम ना होती तो आज जजेस इज्जत के साथ अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए इंसाफ की कोशिश कर सकते थे। लेकिन क्योंकि जजेस जो हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद कंप्रोमाइज हो गई और उसके बाद अब नजला उन्हीं पे गिर रहा है। जिस जज को जब दिल करेगा, जहां से दिल करेगा उठाएंगे और जहां दिल करेगा फेंक देंगे, और पॉलिटिकल पार्टियों के मरहूने मिन्नत होंगे। अब अंदाजा करें ना, जिन 2 जजेस की ट्रांसफर रुकवाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, क्या वो 2 जजेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कभी कोई फैसला दे पाएंगे? जियो की खबर है ना कि अगर जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग एक पॉलिटिकल पार्टी रुकवा रही है और दूसरी करवा रही है, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ क्या कभी कोई जज जा पाएगा? जजेस से जो है वो उनका इख्तियार छीन लिया गया है, उनकी आजादी छीन ली गई है। अब ये अदलिया कभी ऐसे आजाद नहीं रहेगी। आ जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, जो बैनुल-अक़वामी मामलात हैं उनको थोड़ा सा रिपोर्ट करते हैं आपके सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनका सोशल मीडिया है ट्रुथ, उसके ऊपर एक ट्वीट किया है, एक पोस्ट की है, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथ में M4 गन, ये अमेरिकन की बड़ी खास गन है M4, ये 223 बोर की गन है और M4 इसे कहते हैं। ये जो शॉर्ट कॉम्बैट है या जो लड़ाई है क्लोज रेंज में लड़ी जाती है, उसके लिए ये एक बेहतरीन हथियारों में से एक हथियार है। ये पाकिस्तान में भी है, ये गन अब पूरी दुनिया के अंदर बड़ी मकबूल हो गई है। अफगान वॉर में इसको मकबूलियत मिली थी M4 को। तो ये जो बंदूक है ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है और कोट पैंट पहन के खड़े हैं एक वॉर जोन में, और पीछे जगह जगह आग लगी हुई है, जगह जगह जो है वो बंकर्स हैं, फौजी बंकर इस किस्म की जगह, और वो तबाह हो रही हैं, धमाके हो रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक फोटो जारी कर दी, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी मैं अब अच्छा आदमी ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान कांट गेट देयर एक्ट टुगेदर, दे डोंट नो हाउ टू साइन अ न्यूक्लियर डील, दे बेटर गेट स्मार्ट सून, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ट्रंप ने धमकी लगाई है कि ईरान को नहीं पता चल रहा कि कैसे न्यूक्लियर डील करनी है। अगर उन्हें समझ नहीं आ रही ना तो उन्हें जल्द समझ लेना चाहिए, यही उनके लिए बेहतर है। और साथ ही बंदूक हाथ में पकड़े हुए अपनी फोटोशॉप फोटो पेस्ट कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे। इसका मतलब क्या है? ये एक धमकी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है ईरान को कि अगर जल्द अज जल्द आप हमारे साथ कोई डील नहीं करते तो फिर हम आपके साथ ये कर सकते हैं। अमेरिकन एजेंसियों ने सर जोड़ लिए हैं इस बात पे कि अगर अमेरिका यकतरफा तौर पे अपनी फतह का ऐलान कर देता है तो इस पे ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। यानी अगर अमेरिका अपनी फतह का ऐलान करता है कि जी हमने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं किसी एक मौके पर, और फिर अपनी फौजी कुव्वत को कम करता है, तो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन आएगी। ये बात अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज डिस्कस कर रही हैं। ईरान को कंट्रोल कैसे करना है इसका उनके पास इस वक्त तक फिलहाल कोई हल नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि जिस मसले में उन्होंने अपने आप को फंसा लिया है, इस मसले से निकलना कैसे है। यानी गेम शुरू तो उन्होंने किया, अब गेम को खत्म कैसे करना है ये उनसे समझ ही नहीं आ रही। अब इसमें एक जर्मन चांसलर ने स्टेटमेंट दिया। एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर के बारे में स्टेटमेंट दिया था, वो किसी के बारे में भी सख्त बात कर देते हैं, तो उन्होंने वापस स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी देखें, मुझे जंग के शुरू से ही ये खदशात थे कि ये जंग शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होगा। कह रहे जर्मनी और यूरोप जो है वो सफर कर रहा है उन नताइज की वजह से जो पैदा हो गए हैं इस जंग की वजह से। खास तौर पे जो आपने हुर्मुज़ बंद हुई है उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है।
और ये हमारी एनर्जी सप्लाई को बहुत हद तक मुतासर कर रहा है ये मामला, और हमारी परफॉर्मेंस जो है एक इकॉनमी में उसके ऊपर ये असरअंदाज हो रहा है। और वो कहते हैं मेरा अभी भी सारा की सारी तवज्जो और कोशिश यही है कि किसी तरह से ये जंग रुक जाए। लेकिन अगर ये जंग रुक जाए तो इसमें जो सबसे बड़ा मामला है वो तो आपने हुर्मुज़ का है। ये मिशन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं। आप उल्टे लटक जाए, सीधे लटक जाए, छलांगे मारे, तत्ते तवे पे बैठ जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, ये मिशन मुकम्मल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान वो आखिरी मौका है जिसके जरिए से आप पाकिस्तानियों को राजी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ डील कर लें जाके, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान आपके पास आखिरी मौका है जो आपको इज्जत के साथ आपकी बैरकों में वापस भेज सकता है, क्योंकि इसके बाद लोग किसी और की ये वाली बात नहीं सुनेंगे कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। ये इमरान खान की हद तक लोग सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं देखता हूं ना, लोगों से मिलता हूं, लोगों का रिएक्शन देखता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो नगमे गाया करते थे हर वक्त, जो बड़े जज्बाती होते थे, वो अपने मुंह से कहते हैं जनाब हमको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे, और आज वो लोग खुद चढ़ चढ़ के बोलते हैं। उन्हें समझाना पड़ता है कि यार इजी हो जाओ, क्या हो गया? वो कहते हैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो इमरान खान वो आखिरी उम्मीद है एस्टेब्लिशमेंट के पास जो एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत के साथ बैरकों में वापस भेज सकती है। अदरवाइज फिर उसके बाद ये नहीं होना। और आपने जो जो हरबे आज तक इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए ना, इतने ही और कर लें। 27 तरमीमें आ गई है ना, 27 और ले आए अगले 2 साल के अंदर। आप 54 तरमीमें भी कर लेंगे ना, मसला आपका हल नहीं होना। मसला आपका तभी हल होगा जब पाकिस्तान की अवाम मुतमईन हो जाएगी, और वो अब मुतमईन नहीं होने वाली जब तक कि वो आपको एक मरतबा पूरी शिकस्त नहीं देती। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की आवाम से हारना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी जितनी मर्जी लंबा आप इसको घसीट लें, अल्टीमेटली एक दिन लोग आपको हरा देंगे। और इसमें जो सहाफियों के साथ किया जा रहा है पाकिस्तान में, जो खवातीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, खासतौर पर एक साबिक वजीर आजम है जो उसके साथ और एक पोलिटिकल पार्टी के साथ किया गया, जैसे इंसानी हकूक की पामालियां हैं, आवाजों को दबाया जा रहा है, मीडिया की आवाजों को दबाया जा रहा है, और पूरे मुल्क को एक कंट्रोल जैसी सूरत हाल में रखा हुआ है। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जिस अंदाज में पाकिस्तान के पूरे निजाम को जकड़ लिया है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया, वो इसको एक संगीन जुर्म समझते हैं और वो इसके खिलाफ डटकर खड़े भी हुए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब पाकिस्तान की आवाम बनेगी, और पाकिस्तान की आवाम को अपनी आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब कितना कुछ लेंगे लोग, एक हद से ज्यादा आप नहीं दबा सकते। इमरान खान की आवाज को देखें कितना दबाया गया, जेल के अंदर बंद है। इसकी क्या शरई हैसियत है, ये भी बताएं कि एक लीडर है, उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसे बाहर नहीं आने दे रहे, उसकी शक्ल किसी को नहीं देखने दी, उसकी आवाज किसी को नहीं सुनने दी। जरा इसकी भी शरई हैसियत बताए ना, किस कैपेसिटी में ये सारा कुछ किया जा रहा है। इसके ऊपर तो मौलवी नहीं बोलते। अब इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखना, और कैद तन्हाई एक टॉर्चर है, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कंफर्म किया। उन्होंने कहा जी ये एक तरह का टॉर्चर है और ये टॉर्चर इमरान खान पे किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि ये टॉर्चर खत्म किया जाए, ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है। और उसके बाद जो है वो एक आलमी सतह के जाने माने वकील है इंसानी हकूक के, उनका भी ये जेरेड जेंसर, इनका भी स्टेटमेंट आया इंसानी हकूक के हवाले से जो इमरान खान के साथ हो रहा है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में दरखास्त दायर की गई है। ये इतना सिंपल नहीं है। इमरान खान के साथ जो ये निजाम कर रहा है, इससे पहले किसी वजीर आजम के साथ नहीं किया गया, किसी हुक्मरान के साथ नहीं किया गया। और अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो पाकिस्तान की बदनामी बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आना। इस तरीके से जैसे आपने लोगों को दबाया हुआ है, इस तरीके से जैसे आपने डंडा चलाया हुआ है, इस तरीके से कभी भी किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। नाज़रीन, जो डील की खबरें इमरान खान साहब को लेकर चल रही हैं, उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ले आते हैं। इमरान खान साहब ने उसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए, कोई भी शख्स इमरान खान के पास डायरेक्ट डील लेकर नहीं गया, ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से एस्टेब्लिशमेंट के किसी मोहरे ने या डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ने, किसी ने ऐसा राब्ता नहीं किया कि वो इमरान खान साहब से फलां डील करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है, जितने भी लोग ये खबरें दे रहे हैं ना आपको कि इमरान खान को डील ऑफर की गई, उनको जाके बंदे मिले, बंदों ने इमरान खान को ये कहा, इमरान खान ने आगे से ये जवाब दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली इमरान खान साहब के कुछ करीबी लोगों तक कुछ मालूमात पहुंचाई गई, और वो भी ऐसे लोगों के जरिए पहुंचाई गई जो बराह रास्त खुद उस डील को ना कर सकते हैं ना कुछ ऑफर कर सकते हैं। वो सिर्फ सुनी हुई बात को लाकर आगे पहुंचा सकते हैं, यानी जिसको मिडिल मैन कहते हैं। तो ये मिडिल मैन जो है ये पॉलिटिकल और एक्स एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, यानी पुराने लोग हैं।
इन लोगों के जरिए से देखिए, पहले आपको याद होगा बुशरा बीबी ने कंफर्म भी किया था कि उनको भी कुछ ऑफर किया गया था और उन्होंने ये कहा था कि बात करनी है तो जाके इमरान खान से बात करें। इसी तरह इमरान खान साहब के पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गई है और जो सबसे लेटेस्ट चीज है जो इमरान खान साहब के सामने रखी गई है वो यही है कि जनाब 2 साल आप इस हुकूमत को चलने दें, हम सारे लोगों को आजाद कर देते हैं, आप भी बाहर आ जाएंगे, तो पॉलिटिक्स में जरा हाथ हल्का कर दें, जरा मुल्क को चलने दें, स्टेबल होने दें चीजों को। 2 साल के बाद फिर आप अपना जो एहतजाज करना है या जो आपने सियासत करनी है वो आप कर लें। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब एक स्टेटमेंट दिया, पहले वो आप सुन लें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी निकल के बाहर आ जाऊं या मुझे कोई डील करके मैं जेल से बाहर निकल आऊं, तो वो कह रहे हैं वो पूरी कुर्बानी दूंगा, आज सियासत से पीछे हो जाऊं, यानी एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए ही सही, लेकिन आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा, मैं किसी की गुलामी नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। ये इमरान खान साहब ने जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है। तो जो लेटेस्ट ऑफर इमरान खान साहब तक पहुंची जराए से वो यही है कि खान साहब अगर आप इसके ऊपर आमादा हो जाए, जरा थोड़ा सा आप कूल डाउन हो जाए, चीजों को नरम कर दें और फिर चीजों को चलने दें, ये 2 साल हुकूमत गुजार ले तो उसके बाद फिर। लेकिन इमरान खान साहब ने सियासत कर दी अपनी मर्जी से, वो अगर सियासत अपनी मर्जी की ना करनी होती तो 2022 में मई में उनको ये ऑफर आई थी और इस ऑफर को एस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्म करती है, सहाफी भी कंफर्म करते हैं। इमरान खान साहब ये समझते थे कि तब भी उनको धोखा दिया जा रहा था, यानी मई में कहा गया था कि आप 10 दिन तक अपना धरना मुअख्खर करें, अपनी लॉन्ग मार्च को आप रोक लें, तो हम इस बीच में जो है वो कोई रास्ता निकाल के आपको इलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उसको एक धोखा समझते थे और उन्हें लगता था कि उनका लॉन्ग मार्च रोका जाएगा और उसके बाद 10 दिन में कोई बंदोबस्त कर लिया जाएगा, और 10 दिन के बाद मौसम भी बहुत तेजी से बदल रहा है। फवाद चौधरी समझा रहे हैं कि अब भी संभल जाओ, सियासतदानों को, पीटीआई को, इमरान खान को उनकी स्पेस वापस लौटा दो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी एस्टेब्लिशमेंट को अकल है। वो अब क्योंकि नया नया ओहदा भी आसिम मुनीर साहब को मिला है तो वो अपने तरीके से सोचेंगे। बैनुल अक़वामी सतह पे जब दबाव आना शुरू होगा तब चीजें बदलेंगी। शेर अफजल मरवत ने कहा जी कि गवर्नर राज लग सकता है और उसके लिए उन्होंने एक वजह बताई है। वो कहते नहीं गवर्नर राज लगने की देर है, इन हाउस तब्दीली सामने आ जाएगी, यानी जैसे ही गवर्नर राज लगेगा इमरान खान साहब के सारे जो एमपीए हैं वो बागी हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं 30 से 35 लोग इन हाउस तब्दीली के लिए सामने आएंगे, ये